व्लादिमीर पुतिन, भाई ये आदमी पिछले 24 साल से रशिया में पावर में है। 1999 से लेकर 2024 तक ये कंटिन्यूसली आइदर प्राइम मिनिस्टर रहा है या प्रेसिडेंट रहा है और ये अभी अपने 5th प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए खड़े होने वाला है। यस यू हर्ड करेक्टली भाई, रशिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी क्वेश्चन तो यही है इंडिया के जैसे कि इफ नॉट पुतिन देन हु। अभी कोई हो भी नहीं सकता है क्योंकि सब लोग तो भाई बिहाइंड द बार से सबको जेल में डाल रखा है भाई पुतिन ने। तो वहाँ का पूरा क्या सीन है देखो। सो पुतिन का मैनिफेस्टो क्या रहने वाला है इस इलेक्शन में देखो। तो पुतिन साहब बोलने वाले कि मैंने अखंड रशिया बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, जैसे कि यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर लेना। रशियन लोगों का ये बोलना है कि भाई हमारा कंट्री बहुत बड़ा था और ये जो हमारा लीडर है पुतिन, ये बहुत सख्त कदम उठा रहा है रशिया को फिर से वो लॉ स्टोरी लाने के लिए। तो यही जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है रशियन सोसाइटी को, उसको पुतिन ने बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प किया है और उसी के बलबूते पे वो फिर से इलेक्शन जीतना चाहता है। पर इसी का जो काउंटर व्यू है ना, वो अपोजिशन लीडर्स लेके चल रहा है कि जैसे कि ये यूक्रेन पे जो हमला किया पुतिन ने, उसके वजह से पूरा कंट्री इकोनॉमिक टर्मोइल में चले गया। यूरोपियन कंट्रीज और द अमेरिकाज एंड ऑल, उन्होंने इतने सैंक्शंस लगाए भाई रशिया पे कि उसके वजह से पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। तो अपोजिशन लीडर्स के लिए ये बहुत एक प्रोमिनेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को यूज करके ही अपोजिशन लीडर्स लड़ना चाहते हैं और पुतिन को टॉपल डाउन करना चाहते हैं पावर से, जो कि पिछले 24 सालों से रशिया में वो पावर में है। सो द इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन 15 to 17 ऑफ मार्च इसी साल, अभी एक महीने बाद। भाई रशिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है देखो। सो रशिया इज वन ऑफ द ग्लोबल पावर ऑफ द वर्ल्ड। अभी पुराने दिनों की तरह रशिया इतना डोमिनेटिंग या बहुत पावरफुल नहीं रहा है, बट स्टिल पुतिन ये एक ग्लोबल लीडर है। वो जो अपने पॉलिसीज डिसाइड करेंगे यूक्रेन को लेके, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करेंगे अपने रिसोर्सेज के लेके, वो उसका इम्पैक्ट पूरे जियो पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स की उसके वजह से बहुत सारी हलचल दिखाई पड़ेंगी और वो इम्पैक्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड को। इसलिए रशिया में कौन जीत के आता है, जो कि पुतिन ही आ सकता है, इसलिए वो रशिया का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसी तरह मिडल ईस्ट भी इस अर्थ का बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल सेंटर है। वहाँ पे जो हलचल होती है ना, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे दिखाई पड़ता है। तो सऊदी अरेबिया और ईरान, ये मिडल ईस्ट के दो बड़े पावर पूल्स है, ठीक है। तो अभी ईरान में इलेक्शन होने जा रहा है। सो करेंटली ईरान की सोसाइटी ने बहुत ज्यादा एक इवोल्यूशनरी फेज में से जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोहतरमा थी महासा अमीनी करके, तो हिजाब को लेके प्रोटेस्ट किया। वो बोली कि मैं मेरे हिसाब से ड्रेसिंग करूंगी, तो मेरे हिसाब से हिजाब को भी पहनूंगी। पर वहाँ की जो यानी कंजर्वेटिव पुलिस है, उन्होंने उसके साथ मॉरल पुलिसिंग की और उसको पुलिस कस्टडी में भाई मार दिया। तो उसके वजह से पूरे ईरान में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। तो उसके वजह से ये जो ईरानियन गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे चलेगी। अभी इन लोगों का करना क्या है। अभी इलेक्शन एक पॉलिटिकल एंगल से भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन वॉर को लेकर उसी के बीच अभी ईरानियन गवर्नमेंट में इलेक्शन की घोषणा की है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि भाई ईरान में डेमोक्रेसी है, मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम लीडर नाम की एक चीज होती है। अभी ये पूरा है नहीं, उसका मामला क्या है वो देखो पहले। सो ईरान में चीजें कैसे चलती है देखो। ईरान का जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। और अभी ये जो असेंबली है उसमें लोग इलेक्ट कैसे होते हैं, तो लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करके देते हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो ये हो गया बेसिक, ठीक है। अभी दूसरा होता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में होते हैं 88 लोग और ये 88 लोग चुने जाते हैं भाई इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में से। अभी 88 लोग जो होते हैं ना, वो मुजाहिद्स होते हैं, यानी कि इस्लामिक एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी ये जो 88 लोगों का एक्सपर्ट कमेटी होता है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो होता है, तो उनका मुख्य काम, उनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। सो दिस 88 पीपल सिलेक्ट द सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान। सो दिस सीम्स टू बी सो फेयर। अगर इसको अपन टॉप एंगल से देखेंगे तो भाई ये तो भाई सही काम चल रहा है, ये सही सिस्टम है, ऐसा अपने को लगता है बाहर से, यानी पूरी दुनिया को तो यही लगता है। पर अभी असली बात क्या है यहाँ पे, ये देखो। एक गार्डियन काउंसिल करके चीज होती है भाई ईरान के सिस्टम में। ये जो गार्डियन काउंसिल होती है ना, ये 12 लोगों की होती है और ये 12 लोग अपॉइंट करता है सुप्रीम लीडर। और ये 12 लोग डिसाइड करते हैं कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में कौन आएंगे। ये 12 लोग डिसाइड करते हैं कि इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में एक्चुअली यानी इलेक्शन में कौन से कैंडिडेट खड़े होंगे। उनके बाद फुल पावर होती है यार कि वो किस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड कर दे कि ये बंदा इलेक्शन में खड़ा ही नहीं रहेगा। तो पूरा एक सिंगल आदमी डिसाइड करता है कि कौन आदमी खड़ा होगा, कौन आदमी एक्सपर्ट ग्रुप में आएगा और कौन आदमी सुप्रीम लीडर बनाएगा।
और ये सब डिसाइड करता है सुप्रीम लीडर। तो फिर आप खुद ही सोचो कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है या मोनार्की, क्योंकि एक सिंगल आदमी सैयद अली खोमेनी वही सब डिसाइड कर रहा है भाई पूरे ईरान में क्या होगा। बट इन ऑर्डर टू शो द वर्ल्ड कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी इलेक्शंस तो लेने पड़ते हैं ना, तो इसी की वजह से अब इलेक्शंस हो रहे ईरान में। और तीसरी कंट्री जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया को बदल देंगी भाई, ऐसा मेरे को तो लगता है क्योंकि वो इलेक्शंस इंडिया में होने वाले हैं। ये जो सब अभी मैंने इलेक्शंस बताया ना, ईरान का, रशिया के, ये आने वाले 1-2 महीने में होने वाले, ठीक है। ईरान में इलेक्शंस होने वाला है 1 मार्च को, और इंडिया में होने वाले इलेक्शन शुरू अप्रैल महीने से। और इंडिया में तो ऐसा है कि इफ नॉट मोदी जी देन हु। अभी करंटली ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया, आखिर राम मंदिर बने गया। अभी बीजेपी ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत एकदम छाती ठोक के यूज करेंगे कि भाई हमने राम मंदिर बना दिया, पर एक्चुअली बीजेपी को इतना करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो अपोजिशन पार्टीज है भाई, उनका जो अलायंस बना है I.N.D.I.A इंडिया, भाई उनका ये कौन से पॉइंट पे टैकल करना है मोदी जी को, यही फिक्स नहीं है। मोदी जी को एक्चुअली बहुत ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं कि भाई मुझे क्यों इलेक्ट करके दो लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो ये अपोजिशन लीडर्स है ना, उनके पास कोई यानी फर्म टॉपिक तो होना भाई मोदी जी को टॉपल डाउन करने के लिए। अगर अभी आइडियोलॉजी के बेसिस पे इनको फाइट देना है मोदी जी को, तो आइडियोलॉजिकली बीजेपी ने ऑलरेडी इंडियंस के दिमाग और दिल को जीत लिया है, ठीक है, एंड उस पर कब्जा ही कर लिया बोल सकते हैं अपन। तो भाई आइडियोलॉजी के लिए फाइट देना बीजेपी को बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा कांग्रेस के लिए। और अगर देना ही है तो भाई ऐसा कुछ तो भी खतरनाक आइडियोलॉजी ढूंढ के लाओ, या उनके आइडियोलॉजी का ऐसा कुछ इनोवेटिव चीज सोशल मीडिया पे स्प्रेड करो कि जिसके वजह से लोगों को लगे कि भाई ये बात कांग्रेस भी कुछ तो भी बात कर रही है, तो इनको भी एक चांस देने को मांगता है, क्योंकि 10 साल तो हो गए अभी। पर कांग्रेस ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसे दिखाई तो दे नहीं रहा, ठीक है। सो लोगों के दिल में स्केप्टिसिज्म ये है कि जो भी पॉलिसीज या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स जो मोदी जी कर रहे हैं, यानी ये जो अगर अलायंस अगर जीत के आता है तो वो इतना इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ये तो अलायंस वाले गवर्नमेंट रहेंगी। क्योंकि हर लीडर बोलेंगे कि इसका शेयर मेरे को लेना है, तो दूसरा लीडर वो लीडर के काम है ऑब्स्टेकल्स तैयार कर देगा, एक सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं रहेगी। तो ये सब स्केप्टिसिज्म की वजह से लोगों को वोट तो भाई मोदी जी को ही करना है। सो बेसिकली ये इलेक्शन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला बन जाता है कि अभी ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस की, ये कितना टैकल कर पाती है मोदी जी की वेव्स को। इस हिसाब से ये जो इलेक्शन होने वाला 2024 का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सो इस टाइप के कंटेंट के लिए, देश विदेश की पूरी नीतियों को जानने के लिए, देश विदेश की पॉलिटिक्स को जानने के लिए प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।